अब सेक्शन नंबर 94 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे एक हमको रूल गिवन है, एक हमको कार्डिनल प्रिंसिपल गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर अपॉन किए, यानी रिटन फॉर्म में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को एंटर अपॉन किए, तो यहाँ पे अगर आगे जाके आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना है, तो इस चीज के लिए आप या तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट लेके आओगे या फिर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट लेके आओगे। इन डॉक्यूमेंट के अलावा और किसी मेथड से आप कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते। यानी कि या तो आपसे बोलेंगे कि आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके आओ, और अगर आपके पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है तो कोर्ट आपको परमिट कर सकती है कि इस केस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी फोटो कॉपी आप यहाँ पे पेश कर सकते हो कोर्ट में टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन दोनों मेथड्स के अलावा किसी और मेथड से आप कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 94 बोलता है। इसको एक बार हम रीड करते हैं। व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट, ग्रांट में हमारी ये गिफ्ट्स वगैरह आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ए ने बी को गिफ्ट दी है, तो अगर आपको ये प्रूव करना है तो जो ओरिजिनल गिफ्ट की डीड है, जो गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, या फिर इस फोटो कॉपी को आप लेके आ सकते हो टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गिफ्ट। इसको रीड करते हैं अब दोबारा से। व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपने इन कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस कर लिए, यानी रिटन फॉर्म में आपने इसको रिड्यूस कर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो यहां पे नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हुई है। ओके, इसका क्या मतलब होता है? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज नहीं करवा रहा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज को डिटरमाइन कर रहा था। ओके, नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक एफआईआर, चार्जशीट, कन्फेशन। अब जो न्यू सीआरपीसी है वहां पे आप देखोगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को रिटन फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। ओरल फॉर्म में आप चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते हो। तो यहां पे इनको हम नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज यहां पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन नहीं हो रही हैं। और हम एक और चीज यहां पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ये यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी एक ही पार्टी इनको बना रही है। चार्जशीट के केस में जो पुलिस ऑफिसर हैं वो ही चार्जशीट को बना रहे हैं। लेकिन जो डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे दो पार्टीज जो हैं इस डॉक्यूमेंट को बना रही है, यानी ए और बी जो हैं, इन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक सिंगल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। तो ये एक डिफरेंस जो है ये भी हमको याद रखना है, दैट नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स आर यूनिलैटरल एंड डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स आर बायलैटरल। ओके, तो ये आपको चीज याद रखनी है। तो हम यहां पे इसको पढ़ रहे थे, दोबारा से इसको एक बार रीड करते हैं। एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सर हमने एग्जांपल देख लिया अभी। No evidence shall be given in proofs of the terms of such document, grant, or other disposition of property or of such matter except the document itself. यानी फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स हैं इनको प्रूफ करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की ही कॉपी लेके आनी पड़ेगी, या फिर आपका चार्जशीट में क्या क्या लिखा हुआ था ये प्रूफ करना है तो चार्जशीट की कॉपी जो है वही आपको कोर्ट के सामने लेके आनी पड़ेगी। कोई और मेथड से आप जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, इनको प्रूव नहीं कर सकते हो। तो इस रूल को हम बोलते हैं बेस्ट एविडेंस रूल। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास बेस्ट एविडेंस है वही एडमिसिबल है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बी के बीच में तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ही बेस्ट एविडेंस होगी। यहाँ पे अगर आप ओरल एविडेंस दोगे उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर तो वो एडमिसिबल नहीं होंगे, बिकॉज कोर्ट आपको यही बोलेगी
कि आप उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लेके आओ, तभी इस केस में हम अपना डिसीजन देंगे। तो ये बेस्ट एविडेंस रूल हमको याद रखना। ओके, अब यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन इसका बोलता है कि फॉर एग्जांपल एक पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, सपोज एक आईएएस ऑफिसर जो है ये यूपी में अपॉइंट हुए हैं। अब यहाँ पे जो भी उनके ऑफिस में आएंगे वो उनसे हमेशा ये नहीं पूछेंगे अपॉइंटमेंट की जो कॉपी है ये हमको दिखाओ, यानी गवर्नमेंट हमको अपॉइंट किया है इस चीज का हमको प्रूफ दिखाओ। हमेशा आपसे ये चीज नहीं पूछा जाएगा। आप रोज आ रहे हो ऑफिस में एंड अपना काम करके वापस जा रहे हो, दिस इज सफिशिएंट प्रूफ कि आप उस ऑफिस को बिलोंग करते हो। ओके, तो यहाँ पे आपसे हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट का जो रिटर्न लेटर है जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है इसको हमको दिखाओ। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। अब हम आते हैं सेकेंड एक्सेप्शन के ऊपर। यहाँ पे विल के बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, इन्होंने अपनी विल बनाई है। ओके, अब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद इस विल को अगर आपको जेन्युइन प्रूफ करना है तो आपको कोर्ट से यहाँ पे प्रोबेट लेना पड़ेगा। अगर आपने प्रोबेट ले लिया तो इन दैट केस विल का जो डॉक्यूमेंट है ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोबेट की कॉपी आप लेके जाओगे तो आपको जो भी बेनिफिट मिलना है वो मिल जाएगा। ओके, अब प्रोबेट जो है ये बाद में आप कोर्ट से ऑब्टेन करते हो। जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो विल की कॉपी आप कोर्ट के सामने लेके जाते हो, जिसके ऊपर कोर्ट अपना स्टैंप लगा देती है, अपनी मोहर लगा देती है, एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो भी विल में बेनिफिट्स दिए गए हैं जिस भी पर्सन को, वो बेनिफिट्स प्रोबेट के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हो। अब हम आते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। यहां पे गिवन है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सेवरल डॉक्यूमेंट्स में एग्जीक्यूट हुआ है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। इसका इलस्ट्रेशन नंबर ए जो है इसमें सेम बात बोली हुई है, इसको रीड करते हैं हम। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स, ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड। यानी फॉर एग्जांपल ऑफर जो है पार्टी ने एक लेटर में दिया, उसके बाद एक्सेप्टेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्टी ने दूसरे लेटर में दिया, तो अभी जो दोनों लेटर्स हैं दोनों का आपको प्रूफ करना पड़ेगा अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को प्रूफ करना है तो। ओके, सेकंड इसका बोलता है when there are more originals than one original only need to be proved। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में एंड रेस्टोरेंट में हमने कार्ड स्वाइप करवाया, तो कार्ड जब हम स्वाइप कराते हैं तो उसमें से दो रिसिप्ट्स निकलती हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों रिसिप्ट्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक भी रिसिप्ट आप प्रूफ कर दोगे तो उससे काम हो जाएगा। जनरली यही होता है कि एक रिसिप्ट शॉपकीपर रखता है एंड एक रिसिप्ट आपको मिल जाती है, तो दोनों में से कोई भी हमने प्रूफ कर दिया देन वी कैन से दैट आपको सेकेंड रिसिप्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड पे आते हैं हम इसके। द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट whatever of a fact other than the facts referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। यहां पे बोला गया है, यहां पे बोला हुआ है कि अगर आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी चीज के ऊपर ओरल एग्रीमेंट किया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें यही लिखा था कि ए बी को 10,000 रुपीज देगा एंड बी इसके बदले ए को सपोज ए कार देगा, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतनी ही चीज लिखी थी, तो ये हमारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन गए। अब यहाँ पे बाद में पार्टीज जो है वो एक ओरल एग्रीमेंट करती है कि जो पैसे हैं ये 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे, यानी जो 10 लाख रुपीज ए बी को देने हैं ये विद इन 10 डेज ए बी को दे देगा। ओके, अब इन दिस केस ये जो ओरल एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में ये बाद में हुआ है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे जो ओरल एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर आप प्रूफ दे सकते हो, बिकॉज ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। जो सेक्शन नंबर 94 का बार है ये तभी अप्लाई होगा जब टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमारे उनके ऊपर आप कोई दूसरा एविडेंस दे रहे हो, बट यहाँ पे तो हम टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर एविडेंस दे ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि जो पेमेंट है ये 10 डेज के अंदर करनी थी, इस चीज को प्रूफ करने के लिए आप ओरल टेस्टिमनी भी दे सकते हो। ओके, तो ये हमारा थर्ड एक्सप्लेनेशन बोलता है।
अब जिसका डी इलस्ट्रेशन है वो भी सेम बात हमको एक्सप्लेन करता है। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया राइटिंग में कि ए बी को कुछ पैसे देगा एंड बी इसके बदले ए को कुछ इंडिगो देगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि पेमेंट कब दी जाएगी। अब आगे जाके ए बी को बोलता है कि मैंने आपको पेमेंट कर दी है, जो इंडिगो की पेमेंट है ये आपको मैंने कर दी है। अब यहाँ पे बी इस चीज को डिसप्रूव करना चाहता है। बी यहाँ पे बोलना चाहता है कोर्ट को कि मेरे को कोई पैसे नहीं मिले थे। तो इस चीज के ऊपर बी कोर्ट में एविडेंस लेके आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं हुई है। पैसे की बात तो कॉन्ट्रैक्ट में हुई ही नहीं थी कि पैसे कब मिलेंगे, किस टाइम पे मिलेंगे। यहाँ पे वो चीज बोल सकता है कि जो पैसे हैं ये मेरे को नहीं मिले थे। इस चीज को प्रूव करने के लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, ये लेके आने की जरूरत बी को नहीं है। ओके, हमको एक चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 94 से लेके सेक्शन नंबर 103 तक जितने भी सेक्शंस हैं ये पुराने एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 91 से लेके 100 तक गिवन थे। ओके, अब सेक्शन नंबर 95 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएशन के बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, अब आगे जाके एक पार्टी जो है ए और बी में से कोई भी पार्टी ये प्रूव करना चाहती है कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन की है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई चेंज किए। तो अगर आपको ये चेंज को प्रूव करना है, इस वेरिएशन को प्रूव करना है, तो इन दैट केस ये तभी प्रूव आप कर सकते हो जब ये वेरिएशन को भी आपने रिटर्न फॉर्म में किया था। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि आई विल गिव यू 10,000 रुपीज एंड इसके बदले आप मेरे को एक फर्नीचर दे देना। ओके, अब आगे जाके ए और बी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करते हैं एंड वो लिखते हैं कि ए बी को 7,000 रुपीज देगा जिसके बदले बी ए को फर्नीचर देगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो चुका है। तो यहाँ पे जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप यूज कर सकते हो टू प्रूव कि जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने मॉडिफिकेशंस करे हैं। ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बाद में जाके आपने एक ओरल एग्रीमेंट किया है। ओरली आपने बोला है कि ए बी को 7,000 रुपीज देगा एंड इसके बदले बी ए को एक फर्नीचर देगा। तो यहाँ पे इस ओरल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कोर्ट जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को देखेगा एंड वहां पे अगर ये चीज लिखी हुई है दैट ए विल पे बी 10,000 रुपीज, तो ए को 10,000 रुपए ही बी को पे करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आपको रिटर्न एग्रीमेंट को चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू ही ये चेंज करना पड़ेगा। आप ओरल एग्रीमेंट के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हो। यही हमारे सेक्शन नंबर 95 बोलता है। ओके, यहां पे हमारे पास बहुत सारे प्रोवाइजोस भी गिवन है। इस सेक्शन के बहुत सारे हम बोल सकते हैं एक्सेप्शंस भी हमको गिवन है जिनको हम रीड करते हैं। इसका फर्स्ट प्रोवाइजर बोलता है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि जो डॉक्यूमेंट एंटर अपॉन हुए हैं ये फ्रॉड के जरिए हुआ है या फिर इलीगल है, तो इस चीज के लिए आप एविडेंस दे सकते हो। अब हम आते हैं सेकेंड प्रोवाइजर के ऊपर। यहां पे बोला हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए जो है बी को पैसे देंगे 10,000 रुपीज पर मंथ एंड बी का काम यह था कि वो ए के घर की सफाई करेगी, हर रोज आके ए के घर में वो सफाई करेगी। ये डॉक्यूमेंट हुआ था ए और बी के बीच में। अब डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंशन थी कि 3 कमरे जो हैं रोज बी साफ करेगी एंड इसके अलावा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब बाद में जाके ए और बी के बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ दैट जो स्टोर रूम है, एक छोटा सा स्टोर रूम भी है घर में, वो भी साफ कर देगी बी। अब यहाँ पे ये चीज आपने रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे जो ये सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ था इसको आप प्रूफ कर सकते हो। ये चाहे तो ये प्रूफ कर सकती है कि बी ने ये भी बोला था उसको कि एक स्टोर रूम जो है ये भी बी साफ करेगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दिस एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसमें जो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी थी वो थोड़ी कम थी। यहां पर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में लाइफ इंश्योरेंस का एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। ए बोलता है, ए एल आई सी कंपनी, ए एल आई सी की कंपनी होती है,
ए बी को बोलती है कि वी विल कवर यू फॉर योर लाइफ, और इसके बदले बी ए को 10 लाख रुपीस देता था। 10 लाख रुपए बी ए को हर 2 साल में देता था। ओके, अब इन दिस केस बाद में जाके बी बोलता है कि यहां पे लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ फायर इंश्योरेंस भी कवर्ड थी। अब इन दिस केस बी ये चीज प्रूव नहीं कर सकता, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट था वहां पे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की ही बात थी। एंड वी कैन से दैट जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये काफी ज्यादा फॉर्मल होता है। तो यहां पे अगर बी बोलना चाहता है कि बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी थी इन्होंने ओरली मेरे को बोला था कि इस इंश्योरेंस के साथ साथ फायर इंश्योरेंस भी हम कवर करेंगे, यानी लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ फायर इंश्योरेंस भी हम कवर करेंगे, ऐसा कंपनी ने बी को बोला था। बी ये चीज प्रूव करना चाहता है, तो इन दिस केस बी ये चीज प्रूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहां पे डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ज्यादा है। यहां पे कोर्ट सिर्फ यही बोलेगी कि हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही हम मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है बी को लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई इंश्योरेंस की बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर बी इस फायर इंश्योरेंस को प्रूव करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि कोर्ट डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी के ऊपर देखेगा। ओके, अब हम आते थर्ड प्रोवाइजो के ऊपर, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी को एक टॉफी देगा, इसके बदले बी ए को 50 रुपए देगा। अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखोगे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा, वहां पे यू विल सी कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है ये 100 रुपए से कम की है। यहीं अगर आप देखोगे कि ए बी को एक घर बेचेगा, इसके बदले बी ए को 10 लाख रुपीस देगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रजिस्टर आपको करवाना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल था टॉफी वाला, इसको आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। तो आगे जाके इसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर बोला जाता है कि टॉफी के बदले 70 रुपीज देने की बात हुई थी, यानी 50 रुपए नहीं बल्कि 70 रुपीज देने की बात हुई थी, तो इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टर्म्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसको डिसप्रूव करने के लिए आप एक ओरल एग्रीमेंट को भी प्रूव कर सकते हो। हमारा जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि टॉफी जो है इसके बदले 50 रुपए मिलेंगे। अब इसको डिसप्रूव करने के लिए आप एक ओरल एग्रीमेंट भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, जिस ओरल एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि टॉफी के बदले 70 रुपीज देने की बात हुई थी। लेकिन आपको पे याद रखना है कि ये प्रोवाइजो तभी लगेगा जब आपके बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, और यह तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 100 रुपए से कम की होती है। ओके, तो हमको ये चीज याद रखनी है। अगर यहीं पे आप ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को 10 लाख रुपीस देगा जिसके बदले बी ए को घर देगा, तो यहाँ पे एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में। अब आगे जाके कोई भी पार्टी प्रूफ करना चाहती है कि घर का सौदा जो है 10 लाख रुपए में नहीं बल्कि 5 लाख रुपए में हुआ था, इस चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमें ये रूल पड़ा है कि अगर आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करना है तो आपको वो चेंज भी रिटर्न फॉर्म में ही करना पड़ेगा। यानी अगर पार्टीज ने रिटर्न फॉर्म में जिस लिखी थी कि घर के बदले 5 लाख रुपए मिलेंगे, तभी हमें प्रूफ कर पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन हुआ था। या फिर ओरल एग्रीमेंट के थ्रू आप वेरिएशन नहीं कर सकते हो। ओके, अब इसका जो फोर्थ प्रोवाइजो है, इसमें यूजेज और कस्टम के बारे में बात हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में वही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को पैसे देगा एंड बी उसके बदले कुछ गुड्स देगा ए को। ओके, अब यहां पे पैसे की बात नहीं हुई थी। अब जो नॉर्मल धंधा है, जो ट्रेड है, उसका रूल है कि विद इन 10 डेज पार्टीज हमेशा पैसे दे देगी। ओके, विद इन 10 डेज पार्टी पूरे के पूरे पैसे दे देगी, ऐसा धंधे का रूल है। ओके, धंधे का ये कस्टम है। अब इन दिस केस जो रूल्स ऑफ ट्रेड है, जो कस्टम है उस एरिया का, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब 8 डेज का एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे इनको। ओके, आपको चीज याद रखनी है कि पैसे कितने टाइम में देंगे ये टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में चीज मेंशन नहीं थी कि पैसे कितने टाइम में सामने वाली पार्टी देगी।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीज लिखा होता कि पैसे विद इन 2 days देने पड़ेंगे, तो इन दैट केस आप कस्टम्स को नहीं देखोगे, तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तभी हम इन प्रोवाइजर्स के ऊपर जाएंगे। फिफ्थ प्रोवाइजर उसका बोलता है कि जो भी ओरल एग्रीमेंट्स के बारे में हमने ऊपर बात करी है, ये ओरल एग्रीमेंट्स रिटन एग्रीमेंट के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटन एग्रीमेंट कुछ और बात करे एंड ओरल एग्रीमेंट कुछ और बात करे। रिटन एग्रीमेंट एंड ओरल एग्रीमेंट के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, ये हमारा फिफ्थ प्रोवाइजर बोलता है। ओके, सिक्स्थ पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि पार्टीज क्या चाहती हैं। तो इन दिस केस इंटेंशन ऑफ पार्टीज को प्रूव करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो, आप यहाँ पे ओरल एविडेंस भी दे सकते हो। लेकिन जो हमारा प्रोवाइजो है ये तभी लगेगा जब इंटेंशन ऑफ पार्टीज जो है ये क्लियर नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज क्लियर है, तो हम सिक्स प्रोवाइजो के ऊपर नहीं जाएंगे। हम इस प्रोवाइजो के ऊपर तभी जाएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी हमें। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 92 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 96 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे पेटेंट इलीगैलिटी के बारे में बात करी गई है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि कोई ऐसा डिफेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट देख के हमको समझ में आ जाए, जितना ज्यादा डिफेक्ट दिख रहा हो कि देखते ही कॉन्ट्रैक्ट को समझ में जाए पार्टी को कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो डिफेक्टिव है, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं पेटेंटली इलीगल। तो इसके बारे में सेक्शन नंबर 96 बात करता है। इसको एक बार हम रीड करते हैं। When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects। यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट इतना ज्यादा ही खराब है, ऑन द फेस ऑफ इट ही डॉक्यूमेंट खराब है, तो आप कोई एविडेंस नहीं दोगे ये प्रूफ करने के लिए कि डॉक्यूमेंट की इंटेंशन क्या थी। ओके, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2 डिसीजंस हमको गिवन है, इनको रीड करते हैं। ए इसका बोलता है ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल हाउस टू बी फॉर 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है। यहाँ बोला हुआ है कि घोड़े के बदले या तो 1 लाख रुपीज दे दो या फिर आप 1.5 लाख रुपीज दे दो। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एम्बिगुअस नहीं हो सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट वेग होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट एम्बिगुअस होगा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे भी बोला हुआ है कि आप यहाँ पे एविडेंस नहीं दे सकते हो कि कौन से प्राइस की बात हुई थी, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज पेटेंटली इलीगल। ओके, 20 का देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक डीड में बहुत सारे ब्लैंक्स गिवन थे, तो यहां पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पेटेंटली इलीगल मान लोगे। यहां पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेंगे एंड यहाँ पे पार्टी एविडेंस नहीं दे सकती है कि इस ब्लैंक्स के अंदर क्या भरना वो चाहते थे। ओके, अब सेक्शन नंबर 97 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज जो है वो एकदम क्लियर है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं, तो यहाँ पे जानबूझ के आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कंफ्यूजिंग नहीं बनाओगे। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल लिखा हुआ है कि ए बी को 10 लाख रुपीज देगा जिसके बदले बी ए को एक कार देगा, तो यहाँ पे जानबूझ के आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कंफ्यूजिंग नहीं बनाओगे। जो प्लेन लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है इसको आप एनफोर्स करवाओगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 98 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे लेटेंट इलीगैलिटी के बारे में बात हुई है। इसका यह मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम डिफेक्टिव नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं उसमें, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कोर्ट को कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। यानी ये जो डिफेक्ट है इसको आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, हमको याद रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पेटेंटली इलीगल है तो उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। कोर्ट में हम एविडेंस नहीं दे सकते हो कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, लेकिन यहाँ पे हम एविडेंस दे सकते हैं।
इसकी हम एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए सेल्स टू बी बाय डीड माई हाउस इन कोलकाता, यानी ए बी को बोलता है कि मैं आपको अपना कोलकाता वाला हाउस बेचूंगा। ए हैड नो हाउस इन कोलकाता बट इट अपीयर्स दैट ही हैड हाउस इन हावड़ा। अब ए के पास कोलकाता में कोई घर नहीं था, लेकिन कोलकाता के जस्ट पास एक जगह है हावड़ा, हावड़ा ब्रिज जो होता है वो जस्ट बहुत पास में है कोलकाता के। तो यहाँ पे ए जो है वो बोल सकता है कि मैं कोलकाता के बारे में नहीं बल्कि हावड़ा के बारे में बात कर रहा था। एंड कोर्ट इसको मान भी सकता है बिकॉज ये गलती हो सकती है, ये छोटी मोटी गलती है एंड ए के पास कोलकाता में कोई घर था भी नहीं। तो यहाँ पे इस गलती को ठीक करने का मौका मिल सकता है एंड जो हावड़ा वाला घर है ए का उसको आप सेल करवा सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 99 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे भी लेटेंट इलीगैलिटी के बारे में बात हुई है। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है ये दो पर्सन्स पे या दो ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है तो आप एविडेंस दे सकते हो कि आप क्या मीन करते थे। इसका हम एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो एकदम हमको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, ए इसका बोलता है ए एग्रीज टू सेल बी फॉर 1000 रुपीज माई वाइट हॉर्स। तो ए जो है ये बी को बोलता है कि मैं आपको अपना वाइट हॉर्स बेच दूंगा फॉर 1000 रुपीज। अब यहाँ पे ए के पास दो वाइट घोड़े थे, दो वाइट हॉर्सेस थे ए के पास। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि ए यहाँ पे एविडेंस दे सकता है कि वो कौन से वाइट हॉर्स के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है ये दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, दो एनिमल्स के ऊपर अप्लाई हो रही थी। तो हम यहाँ पे एविडेंस दे सकते हैं कि ए की यहाँ पे इंटेंशन क्या थी। ओके, तो इसके बारे में सेक्शन नंबर 99 हमको बोलता है। इसको भी हम लेटेंट इलीगैलिटी में ही डालते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक है ये एंड इसको करेक्ट करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो। अब सेक्शन नंबर 100 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे भी लेटेंट इलीगैलिटी के बारे में बात हुई है। ओके, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको रीड करते हैं हम। ए एग्रीज टू सेल बी माई लैंड एट एक्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ए हैज लैंड एट एक्स बट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए का जो लैंड एक्स शहर में है वाई के ऑक्यूपेशन में, ये इसको बेचना चाहता है। यानी ए के पास एक लैंड है एक्स जगह पे एंड ये जो लैंड है ये वाई के ऑक्यूपेशन में था। इस लैंड को ए बेचना चाहता है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ए के पास एक्स में लैंड है तो सही, एक्स शहर जो है वहां पे ए के पास लैंड है तो सही बट वो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है। ओके, आगे लिखा हुआ है इसमें कि ए के पास एक और लैंड है, एक सेपरेट लैंड है जो वाई के ऑक्यूपेशन में था बट ये एक्स शहर में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्ट्स हैं। ए के पास लैंड तो है एक्स शहर में बट वो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है एंड ए के पास एक दूसरा लैंड है जो वाई के ऑक्यूपेशन में तो है बट एक्स शहर में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है कि ए अपना कौन सा लैंड सेल करना चाहता है। अब इन दिस केस ए यहाँ पे एविडेंस दे सकता है कि वो कौन से लैंड के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो ये हमारा 100 बोलता है एंड यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक डिफेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट में जिसको करेक्ट किया जा सकता है। अब हम आते हैं 101 के ऊपर। इसमें बात करी गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज हुई भी है या कोई ऑब्सोलीट या फिर फॉरेन लैंग्वेज यूज हुई भी है तो इस लैंग्वेज से पार्टी क्या मीन करती थी, पार्टी की यहाँ पे क्या इंटेंशन थी, इस चीज का आप एविडेंस दे सकते हो। इसका अभी हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मोड्स। यानी ए जो है वो स्टैचू वगैरह बनाता था एंड उसने बी का बोला कि मैं आपको अपने सारे मॉड्स MODS बेच दूंगा। अब यहाँ पे मॉड्स के दो मतलब होते हैं। मॉड्स के यहाँ पे दो टेक्निकल मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है मॉडल्स एंड दूसरा मीनिंग होता है यहाँ पे मॉडलिंग टूल्स। तो ए यहाँ पे क्या मीन करता था इसका एविडेंस ए दे सकता है बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज यूज हुई भी है और इसका जो एविडेंस है ये ए ही हमको दे सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लेटेंट इलीगैलिटी के बारे में बात हुई भी है एंड इस इलीगैलिटी को क्योर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो। ओके, अब हमने सेक्शन नंबर 95 में देखा था
कि अगर आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज करना है तो इस चेंज को आपको रिटर्न फॉर्म में ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को 10 लाख रुपीज देगा, तो यहाँ पे अगर पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है एंड यहाँ पे उनको लिखना है कि ए बी को 5 लाख रुपीज देगा, तो ये चेंज भी उनको रिटर्न फॉर्म में ही करना पड़ेगा, यानी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट उनको बनाना पड़ेगा। इसमें ये लिखा होगा कि ए बी को 5 लाख रुपीज देगा। ओके, अब 102 यहाँ पे बोलता है 102 यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे ओरल एविडेंस में दिया जा सकता है, यानी अगर आपको प्रूफ करना है कि 10 लाख की जगह पे 5 लाख रुपीज की बात हुई थी तो ये बात आप प्रूफ कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 102 बोलता है कि अगर आपको ओरल एविडेंस के थ्रू ये चीज प्रूफ करनी है कि 10 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की बात हुई थी, तो ओरल एविडेंस के थ्रू आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो। अब 102 जो है 95 से अलग बात बोलता है। 95 में बोला था कि ओरल एविडेंस के थ्रू आप वेरिएशन प्रूफ नहीं कर सकते हो, बट 102 बोलता है कि ओरल एविडेंस के थ्रू भी आप वेरिएशन को प्रूफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको ओरल एविडेंस के थ्रू वेरिएशन को प्रूफ करना है तो ये एक थर्ड पार्टी ही कर सकती है, यानी एक ऐसी पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट तो है लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किए। सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे वेरिएशन को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे सी जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन तो नहीं किया था लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, सी यहाँ पे ओरल एविडेंस दे सकता है कि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए थे। ओके, तो ये हमारा 102 बोलता है। लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है कि अगर ए और बी में से कोई भी पार्टी ओरल एविडेंस देना चाहे वेरिएशन का वो ओरल एविडेंस देना चाहे तो वो नहीं दे सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 95। ओके, तो 102 सिर्फ थर्ड पार्टीज के ऊपर ही लगता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट है। ओके, अब सेक्शन नंबर 103 के ऊपर हम आते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि एक सेविंग्स क्लॉज है, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट को सेव करता है। इसमें लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं ये रूल्स इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।